नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नक्सलियों के पूर्वी क्षेत्र ब्यूरो का मुख्यालय को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया, कैसे सरजमबुरु तुम्बाहाका में सुरक्षा बलों ने अपने कैंप स्थापित किए, किन चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को वहां करना पड़ा, कैसे चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को वहां से भागने पर मजबूर किया गया। ये तमाम तरह के सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप से आज देने वाला हूँ। मैं चुनाव के समय में नक्सल प्रभावित इलाकों का भ्रमण कर रहा था। उस वक्त मुझे वहां के ग्रामीणों से कई तरह की जानकारियां भी हासिल हुई। साथ में मैं ये जानने में जुट गया कि कैसे इतने अंदरूनी इलाके में फोर्स घुसकर नक्सलियों पर वार किया। आपको बता दूं कि कोल्हान के वन क्षेत्र टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत सरजमबुरु तुम्बाहाका के इलाकों में माओवादियों का पूर्वी क्षेत्र ब्यूरो का मुख्यालय था। क्योंकि जंगलों के बीच में बसा यह क्षेत्र बिल्कुल सेंटर में था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी तरह का कच्ची रास्ता तुम्बाहाका सरजमबुरु तक जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। आपको कुछ गांव के नाम बता रहा हूं जहां पर नक्सलियों ने धीरे धीरे करके पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया था। बोरोय, संगाजाटा, रायरवा, पराल, रेला, गोबरू, तुम्बाहाका, सरजमबुरु, रेंगड़ाहातू, लोवाबेड़ा, तिलईबेड़ा, चिड़ियाबेड़ा, मारादिरी, बाईपाईसासंग, हुसपी, सुयंबा, माइलिपी, पटातारोप, जोजोहातू, सिंगीजारी, बुंडू बांकी, मसूरी बुरु, कदल सोकबा, लुया, जगदा, पुकरी बुरु, इच्चा, गोड़ा, तेसरा, रायदोड़ और की भी जो है कुछ गांव है जिसका नाम अभी मैं भूल रहा हूं। ये तमाम नक्सल प्रभावित गांव हैं जहां उस वक्त नक्सलियों ने अपनी मजबूत पकड़ बनाना जो है शुरू कर दिया था। इन इलाकों के कई युवक भी नक्सली संगठन से जुड़ते चले जा रहे थे। 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी उस वक्त अपने मुख्यालय सरजमबुरु के आसपास जंगलों में ही रहा करता था। सैकड़ों गांव धीरे धीरे नक्सलियों के जद में आने लगे थे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के पास खास रोजगार भी नहीं था, जिसका फायदा नक्सलियों को उस वक्त मिल गया। क्योंकि इन आसपास के इलाकों में देखा जाए तो रोजगार के नाम पर सिर्फ वे जो है लकड़ियाँ या फिर तेंदुपत्ता जो है काट कर या फिर तेंदुपत्ता तोड़कर उनका जीवन चलता है। यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से देखा जाए तो जंगलों पर आश्रित है। तेंदुपत्ता, लकड़ी बेचना, यही तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ के ग्रामीण किया करते थे। ऐसे में संगठन में शामिल होना उनके लिए एक मजबूरी भी बन गया। मगर ऐसे हालातों में सुरक्षा बलों के लिए भी इन इलाकों को नक्सल मुक्त करना आसान नहीं था। कई बड़े अधिकारियों द्वारा एक टीम गठन कर पूरे इलाके को नक्सल मुक्त करने की एक योजना बनाई गई, जिसके बाद एक एक करके इन इलाकों में सीआरपीएफ कैंप बनना जो है शुरू किया गया। फिर धीरे धीरे सुरक्षा बल के जवान जंगलों में दाखिल हुए। जैसे जैसे सुरक्षा बलों द्वारा सघन अभियान जंगलों में चलाया गया, वैसे वैसे माओवादियों ने भी इन इलाकों में भारी तादाद में, भारी मात्रा में आईडी बम बिछाना शुरू कर दिया। माओवादियों का मुख्यालय तक पहुंचने के लिए सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे चारों तरफ से कोल्हान के जंगलों को घेरना शुरू कर दिया। नए एफओबी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाना जंगलों में जो है सुरक्षा बल के जवान शुरू कर दिए। सुरक्षा बलों के आने जाने वाले रास्तों में भारी तादाद में आईडी बम भी नक्सलियों ने बिछाना शुरू कर दिया। जंगलों से लकड़ी, तेंदुपत्ता लाने के लिए ग्रामीणों पर माओवादियों के द्वारा जो है रोक लगाई गई। दिसंबर 2022 से माओवादियों द्वारा यह कहा गया कि 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे सुबह तक जंगली इलाकों में गाड़ी ना चलाएं। माओवादियों ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके ये ग्रामीणों को हिदायत भी दी गई, क्योंकि दिसंबर 2022 से 2023 के बीच कई मासूम ग्रामीणों की मौत आईडी बम की बूबी ट्रैप की चपेट में आने से मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए, जो कि रेंगड़ाहातू, रेला, लुया, अंजदबेड़ा, हुस्पी, छोटा कूड़ा गांव के रहने वाले थे। ये सभी गांव गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। इसी बीच 2023 में 8 नक्सलियों ने सरेंडर भी कर दिया था। वे रेंगड़ाहातू, माइलिपी के रहने वाले थे। वे सभी नक्सलियों के ऐसे सदस्य थे जो संगठन से जुड़े हुए थे। उनके तमाम गतिविधियों में वो शामिल रहते थे। चूंकि इलाके में कब्जा नक्सलियों का था, इसलिए सिर्फ बंदूक के सहारे ये जंग नहीं जीती जा सकती थी। इसलिए सबसे ज्यादा खुफिया तंत्र का सहारा यहां पुलिस को लेना पड़ा। नक्सलियों के लिए कहां से सामान जाता था, कौन उन तक राशन पहुंचाता था, कौन उनका स्पाई एजेंट था, सभी लोगों पर कड़ी नजर पुलिस के द्वारा रखना शुरू कर दिया गया। क्योंकि जब भी कोई नया आदमी इन इलाकों में दाखिल होता था, नक्सलियों का जो खुफिया तंत्र होता था, तमाम जानकारियां उन तक पहुंच जाती थी। कोई बैल चराने, बकरी चराने के बहाने या फिर हड़िया पीने के बहाने से सड़कों के किनारे वे बैठे रहते थे। वे पल पल की जानकारियां नक्सलियों तक देते थे। वो स्पाई एजेंट के तौर पर काम करते थे और पहचाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वे एक तरह से ग्रामीण ही थे।
इसलिए भी आज तक कोई भी बाहर का आदमी इन इलाकों में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। नक्सलियों का यही एक तरह से कहा जाए तो सबसे बड़ी खूबी या खासियत है कि उनका खुफिया तंत्र काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी गुप्त तरीके से काम करने में वे जो है वो माहिर होते हैं। मगर पुलिस ने भी सबसे पहले उन्हीं लोगों को पकड़ना शुरू किया जो ग्रामीण बनकर नक्सलियों के लिए काम करते थे। उधर चारों तरफ से कैंप बनना भी शुरू हो चुका था। सुरक्षा बलों का सबसे बड़ा टारगेट था माओवादियों का मुख्यालय को उजाड़ना, ध्वस्त करना, यानी कि तुम्बा हाका सरजम बुरू में घुसकर उनके गढ़ तक पहुंचकर उनको खदेड़ना, जो है नक्सल मुक्त करना। उसके लिए सबसे पहले उस इलाके का सबसे नज़दीक में देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2022 को रेंगड़ा हाथू में एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कैंप बनाया गया। फिर नवंबर के महीने में सैताबा में कैंप बना। चारों तरफ से कैंप बनना जो है धीरे धीरे शुरू किया गया जवानों के द्वारा। सुरक्षा बल के जवान तुम्बा हाका गांव तक पहुंचने की कोशिश में जुट गए थे। इधर अंजेत बेड़ा में भी दिसंबर 2022 को 174 बटालियन का कैंप जो है बना दिया गया। चूँकि आप रास्तों को देख सकते हैं, कच्ची सड़क है, चारों तरफ घना जंगल है, इसलिए आईडी बम काफ़ी मात्रा में इन इलाकों में बिछा दिए गए ताकि सरजम बुरू तक कोई भी सुरक्षा बल के जवान पहुंच ना सके। अब जवान अंजेत बेड़ा में थे और सुरक्षा बलों का नेक्स्ट टारगेट था कि पटा तरोप में कैंप स्थापित करना है, उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। इसके लिए सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार जो है बम गोला दागना शुरू कर दिया गया। ये जानकारी माओवादियों की तरफ से दी गई है। माओवादियों की तरफ से यह कहा गया कि हर दिन 51 mm 81 mm की जो मोटार जो है जंगलों से दागने सुरक्षा बलों के द्वारा शुरू की गए। इस दौरान कई बार आईडी बम की चपेट में नक्सलियों के हमले से कई जवान शहीद हो गए, कई जवान बुरी तरीके से घायल भी हो गए। एक महीने के भीतर ही 12 जनवरी 2023 में सुरक्षा बल के जवानों ने पटा तारोप के इस कैंप को बनाया। आप कैंप को देख सकते हैं। यह कैंप काफ़ी ऊंची जगह पर बनाया गया है। चारों तरफ देखा जाए तो जंगल साफ है, दूर दूर तक नज़र रखने में आसानी होती है। और इसी पाटा तारोप कैंप से दूर दूर तक जंगलों में निगरानी रखते हुए जो है गोले, बम, बारूद जो भी होता है, जैसे माओवादियों की तरफ से यह कहा गया कि 51 mm और 81 mm के जो है मोटार गोले दागने शुरू किए गए सरजम बुरू और तुम्बा हाका के इलाकों में और ऊंचे ऊंचे इलाकों में, जहां पर यह कहा जा सकता है कि माओवादी रहा करते थे। ऐसा अंदेशा था सुरक्षा बलों को। उस वक्त कई टुकड़ियों में जो है इधर उधर नक्सली भी भागना शुरू किए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष आदिवासी ग्रामीणों की भी पिटाई की गई। महीनों तक कैंप में उन्हें रखा गया, जेल में उन्हें ठूसा गया। ये सारी चीज़ें तब हो रही थी। और उसी वक्त जनवरी 2023 में सीआरपीएफ का एक जवान बादल मुर्मू सरजम बुरू जाता है। वो भी एक नए कैंप स्थापित करने को लेकर एक स्पाई एजेंट के तौर पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए। मगर वहाँ नक्सलियों ने उसे पकड़ लिया। चूँकि आदिवासी लड़का था, भाषा की अच्छी पकड़ थी, लोकल आदमी था, इसलिए उसे अकेले वहाँ जो है भेजा गया था। मगर आज तक बादल मुर्मू के बारे में कोई भी पुख्ता सबूत हमें भी नहीं मिल पाई है, फ़ोटो नहीं मिल पाई है। जानकारी पुलिस की तरफ से भी आज भी नहीं मिल पाई है कि आखिर उस जवान का हुआ क्या। माओवादियों ने एक आरोप सुरक्षा बलों पर उस वक्त लगाया था कि कैंप पाटा तारोप में था, मगर सुरक्षा बल के जवान कह रहे थे कि हमने जो है तुम्बा हाका में कैंप लगा दिया गया है। जैसे ही बादल मुर्मू आपको बता दे लापता हो गया, वैसे ही तेज नक्सल अभियान उन क्षेत्रों में और फिर से चलाया गया। जैसे जैसे सुरक्षा बल के जवान तुम्बा हाका की तरफ आगे बढ़ने लगे, उसी वक्त 2 जवान भी उस वक्त शहीद हो गए थे। कई जवान भी उस वक्त घायल हो गए। ये एक तरह से कहा जाए तो जंग की स्थिति उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में देखने को मिल रही थी। पूरा इलाका दिन भर जो है एक तरह से गोला बारूद, आईडी बम, पुबी ट्रैप, इन्हीं सारे चीज़ों में एक तरह से देखा जाए तो ग्रसित था। इन नक्सल ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन जो है शामिल थे। पटा तरोप का कैंप बनने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ से नक्सलियों को घेरकर तुम्बा हाका के लिए जवान निकल पड़े। उससे पहले ही नक्सलियों ने वहाँ के पुल पुलिया को वहाँ जो है उड़ा दिया था, गड्ढे कर दिए थे ताकि जवानों की गाड़ियाँ वहाँ तक ना पहुँच सके। आईडी बम बिछा दिया था, बूबी ट्रैप बिछा दिए थे। और काफ़ी संघर्ष के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने सरजम बुरू तुम्बा हाका में अपने कब्जे में लेते हुए जो है नक्सल मुक्त किया। वहाँ के मुंडा के बेटों की जो है गिरफ्तारी भी हुई। वहाँ के मुंडा के घर से कई नक्सली साहित्य, कई नक्सली चीज़ें और कई तरह की चीज़ें भी बरामद की गई। आसपास के इलाकों से जब नक्सली सांडा की तब बढ़ने लगे, उसके बाद जो है जंगलों से हर दिन नक्सलियों के छुपाए गए उनके पुराने अड्डों को, उनके पुराने ठिकानों को नष्ट किया गया। चूँकि कहानी तो काफ़ी लंबी है, तो हम उन नक्सली जो क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह से तमाम घटनाएं हुई है वो भी
2023 से लेकर 2024 के बीच में या फिर उससे पहले भी कुछ महीने पहले हर तरह की कहानियां निकल कर सामने आती है। चूँकि ग्रामीणों ने जो है थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी हैं, तब वो खुलकर बोलना नहीं चाहते। लेकिन इस वीडियो में मैंने कुछ जो है शॉर्टकट तरीके से आपको बताया, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से कौन से जवान कौन से हमले में शहीद हुआ और किस तरह से किस जगह पर कैसे टारगेट करके नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को हमला करके जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया था। चूँकि अभी भी कैंप स्थापित हो चुके हैं। मैं जिस जगह से होकर गुजर रहा था काफ़ी सुनसान इलाका था, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। गांव के लोग भी जो है घरों में दुबके हुए थे, गर्मी का मौसम था और जब गाड़ियां गुजरती थी तो बाहर निकल कर देखते थे आखिर ये बाहर से कौन आया है, क्योंकि भाषा की पकड़ और चेहरे से हर तरह से वो पकड़ लेते हैं कि भाई इस इलाके में कौन दाखिल हुआ है, कौन है अनजान, और उस पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। पाटा तारोब का इलाका, तुम्बा हाका का इलाका काफ़ी ज़्यादा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। अभी सुरक्षा बल के कैंप जो है वहाँ पर सरजमबुरु में भी लग चुके हैं, पाटा तारोब में भी लग चुके हैं, अंजदबेड़ा में भी लग चुके हैं, जो हाथू में भी लग चुके हैं, रेंगड़ा हाथू में भी लग चुके हैं। तमाम इलाकों में जो देखा जाता है एक लाइन से सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। इसी वजह से जो है कोल्हान के जंगलों को छोड़कर, इन इलाकों इन ठिकानों को छोड़कर नक्सलियों को, माओवादियों को सांडा की शरण लेना पड़ा। पहले सांडा की जगह से भी जो है नक्सलियों को वहाँ से भागना पड़ा था, वहाँ भी सघन अभियान चला था। अभी चारों तरफ से माओवादी घेरे जा चुके हैं, लेकिन कुछ खास इलाके हैं सांडा का, कुछ खास नाम, कुछ खास गांव, चूँकि मैं वीडियो में नहीं बता सकता। ऐसे जगहों में आज भी माओवादी मौजूद है और जिसको लेकर रणनीतियाँ अभी भी बन रही है कि कैसे उन इलाकों में सघन अभियान चलाया जाए, कैसे उन इलाकों से फिर से उन्हें जो है खदेड़ के या फिर नक्सल मुक्त किया जाए। लेकिन ये चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि सांडा जंगल एक तरह से बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ पर अचानक से एक ही बार नक्सल मुक्त तमाम इलाकों को करना आसान बात नहीं है। और अभी करोड़ों इनामी नक्सली और कई हथियारबंद जिसकी पोस्टर पुलिस के द्वारा जारी कर दी गई है, उसे पकड़ना और सरेंडर करवाना, यही सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के सामने भी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। अगले वीडियो में और भी कई रोचक जानकारी, कोई रोचक जो है अपडेट मैं देने वाला हूँ। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।